व्हाट आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो एस पी डी एफ इन सब की सेम डेफिनेशन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल या कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, उसके बेस पर ही इनके ब्लॉक डिसाइड होते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर करेगा पी सबशेल और वी कैन से पी ऑर्बिटल, ठीक है। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम पी सबशेल में, देयरफॉर 6 ग्रुप्स आर अलॉटेड, है ना, 13 to 18, ठीक है। तो अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ अच्छे से, ओके। अब अपन यहाँ पर 11th क्लास में अपने दो ही ग्रुप है, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, ठीक है। ग्रुप 15, 16, 17, 18 ये 12th क्लास में है ना। तो अभी तो अपन ग्रुप 13 पढ़ेंगे। ग्रुप 13 बहुत थोड़ा सा ही हमारे सिलेबस में है अभी तो ग्रुप 13 इज बोरॉन फैमिली, है ना। ये सारे एलिमेंट्स है इसके, याद कर रखे अपन इनको ना, वेजिटेबल्स के नाम से याद कर रखे होंगे आप लोगों ने, है ना। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। इट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना। जी इज द गैलियम, आई एन इंडियम एंड टी एल, है ना, टी एल है ये, इट्स थेलियम। अब इस ग्रुप 13 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इन जनरल बात करें अपन तो NH2 NP1, सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का याद है? व्हाट्स द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द पी ब्लॉक एलिमेंट्स? इट्स NH2 NP126, ये पूरे पी ब्लॉक का है। मतलब ये तो इसमें फिक्स ही रहता है, इसको आप चाहो तो मेंशन मत करो, ये वेरिएबल होता है कि P मे बी 1 मे बी 2 मे बी 3 अप टू 6 तक होता है। तो ग्रुप 13 वालों का क्या होता है? NH2 NP1, है ना। ग्रुप 14 का क्या हो जाएगा? NH2 NP2। यहाँ पर ये N किसको बताता है? ये जो आगे वाला N है ये बताता है कौन से पीरियड से वो बिलोंग कर रहा है ना, पीरियड नंबर को बताता है ना, विच इज द आउटर मोस्ट शेल हो गया, ओके। तो अब ऐसे डाउन द ग्रुप अपन को याद, ग्रुप वाइज याद करने से क्या बेनिफिट है कि एक तो अपन इनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं इजीली विदाउट, है ना, बिना इनके एटॉमिक नंबर जाने। तो अगर हमें बोरोन का कंप्लीटली पता है ना, एटॉमिक नंबर 5 है तो पता ही हमें 1s2 2s2 p1, तो बस ये लास्ट 2 चेक कर लो बस आप। तो नीचे वाले एलिमेंट का पता करना है तो बस शेल नंबर इंक्रीज कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा? 3s2 3p1, ओके। आप ये भी सोच सकते हैं कि इसमें डी आएगा या नहीं आएगा। जैसे एल्यूमिनियम का 3s2 3p1 है, आपको ये चेक करना है कि इसमें डी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप वी नो डी कौन सा होता है, हमेशा एक कम वाला होता है। ऐसी बात याद आ रही है आपको? ऐसे लिखाया यस था सर। मैंने, है ना, NS NP। और F कौन सा होता है? सर मतलब 2 - थर्ड लास्ट, है ना, N-2, मतलब ये लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट, है ना, ऐसे होता है। तो डी इसमें नहीं आएगा। इसकी बात करें तो इसमें 3s 3p, तो इसमें 4s 4p हो जाएगा, बट इसमें डी एग्जिस्ट करेगा, है ना। फिर 5s 5p, इसमें डी एग्जिस्ट करेगा, F तो इसमें भी नहीं आएगा। और जो लास्ट वाला है 6s 6p हो जाएगा। एक सेकेंड निकाल रहा, 6s 6p, इसमें डी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ये मुझे लग रहा है शायद इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, 5p नहीं आएगा इसमें यहाँ पर, है ना। एक सेकेंड, टोटल काउंट करें, 2 2 4 10, तो 12 6 18 28 30 36 46, 46 प्लस 14 कितना होगा? 60, 62, फिर 72, 72 72 72 72, 81 ही आ रहा है। 81 ही आ रहा है, फिर ठीक है। हाँ सर। नहीं 5p बीच में कैसे आ रहा है, ये चेक कर रहा था मैं। ये यहाँ लिखना चाहिए था मुझे इसको, है ना, 5s फिर 5p फिर 5d होगा, ठीक है। चलो मैं कर दूंगा इसको मैं एडिट करके सेंड कर दूंगा आप लोगों को, है ना। तो अब उनको बस ये आउटर मोस्ट याद रखना फिलहाल के लिए, तो ना ये याद रखना, और साथ के साथ ये भी चेक कर लेने को उसमें डी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन अभी अपन करने वाले हैं, ओके। तो कॉन्फ्लिक्ट तो लिख लोगे सभी? याद हो गए एलिमेंट सारे? ऐसे लिख लोगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहो तो आप कंप्लीट लिख देना, फिर आउटर मोस्ट शेल चूज कर लेना, ये इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, और इसका क्या आ जाएगा? 6s2 6p1,
ओके, चलिए अब इसी कुछ एक प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन आता है ये अपन देखते हैं, और इसमें एक्सेप्शन है, और जहाँ से क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली बनता है। तो देखो एटॉमिक साइज तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है ना। तो एक तो नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ शेल्स तो नीचे जाने पे बढ़ ही रहे हैं, है ना। एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, तो शेल फैक्टर के अकॉर्डिंग तो साइज बढ़ रही है, नो डाउट। ठीक है, तो दिस शुड बी द ऑर्डर। साइज का ऑर्डर ये होना चाहिए था कि सबसे मतलब नीचे जाने पर साइज कंटिन्यूसली क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी। ये तो अपनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। तो पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाते हैं और फिर उसको रिजल्ट चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो रहे कि नहीं हो रहे, है ना। दूसरा एक तरीका और होता है कि पहले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बना लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली डेटा चेक कर लेते हैं, फिर उसके बेस पर उसका एक्सप्लेनेशन तैयार करते हैं। दोनों टाइप की स्टडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकली पहले देखा गया कि साइज बढ़नी चाहिए थी क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है, कहाँ पर आता है ना, दिस शुड बी द ऑर्डर। ये तो होना चाहिए था ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पर। ये देखो यहाँ एक्सेप्शन आ गया, गैलियम की साइज बिगर होनी चाहिए थी किससे, एल्यूमिनियम से। क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें कितने शेल है, इसमें 4 शेल है, जबकि एल्यूमिनियम में कितने शेल है, 3। लेकिन क्या एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या कहता है कि गैलियम की साइज स्लाइटली कम होती है, तो फिर ये तो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल तो ये रहेगा। फिर इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया, तो देखते हैं वो एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ये मैंने आपको पीरियोडिक चैप्टर में बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता यस है। सर। हाँ, ये मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हर साल आता है, हर साल। ये तो मैंने एक ही ईयर लिख दिया है यहाँ पर, बाकी आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, उसमें हर साल मिल ही जाएगा ये। तो उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ऐसा क्यों हो गया। अब जहां एक्सेप्शन आया ना, अपन रीजन उसी का देखेंगे हम आगे, उस एक्सेप्शन उस रीजन को फिर आगे अप्लाई नहीं करना है आपको, ठीक है भाई। जहां डेटा आ गए कि इसका कम आ गया, तो फिर वो रीजन उसी के लिए बनाया गया। अपन सोचे कि इसको जनरलाइज कर दें, इसको आगे भी अप्लाई कर दें, वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ किसका, गैलियम का और एल्यूमिनियम का। तो गैलियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p1, इसका हो जाएगा 4s2 4p1, ठीक है। अब गैलियम में क्या होता है, डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, या डी ऑर्बिटल फुली ऑक्यूपाइड होता है, जबकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना। 2d होना चाहिए बट 2d डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो अब क्या रीजन सेट करा गया है, समझना। थ्योरेटिकली तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी अब, लेकिन नहीं हो रही है, इसकी कम हो गई, तो उसको कैसे समझाया गया वो देखना जरा। कि गैलियम में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, और डी ऑर्बिटल्स का जो होता है ना शील्डिंग इफेक्ट, वो होता है पुअर। ये बात अपन ध्यान रखेंगे क्या, या शायद मैंने पढ़ा रखा हो आपको कि डी और एफ ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि ये डिफ्यूज्ड होते हैं। एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है ना। ये मैंने ऑर्डर लिखाया होगा कहीं पर भी शील्डिंग इफेक्ट का, कि सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो फिलहाल अपन एफ और इसकी बात नहीं कर रहे, हम डी की बात कर रहे हैं, है ना। क्यों कम होता है वो भी मैंने समझा रखा है कि ये कंप्लीटली सराउंड कर लेते हैं न्यूक्लियस को। ये डंबल होता तो उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये डबल डंबल है तो काफी ज्यादा डिफ्यूज होते हैं इस वजह से। तो आपको तो सिर्फ याद रखना है कि डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्ड करने का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। किससे प्रोटेक्शन करना, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट करना चाह रहा है अपनी तरफ। किनको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, इन एस और पी ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो ये इनको शील्ड नहीं कर पा रहा है। कौन नहीं कर पा रहा है, डी ऑर्बिटल्स। शील्ड का मतलब समझते हैं, प्रोटेक्शन। तो ये डी ऑर्बिटल इनको नहीं बचा पा रहा है न्यूक्लियस से, मतलब इनको बाहर की ओर रिपेल नहीं कर पा रहा है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इनको अपनी तरफ जल्दी से पुल कर लेगा, अपनी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा। आगे क्वेश्चन में, तो अगर न्यूक्लियस इनको जल्दी से अपनी तरफ पुल कर लेगा तो साइज क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अब यही बात यहाँ क्यों नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ डी ऑर्बिटल होता नहीं है। ओके, ध्यान रखिए बात। तो देखो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं, थोड़ा कुछ एडिट करना है क्या मुझे। But exceptionally size of gallium is less than aluminium because of presence of intervening d electrons in gallium. Intervening वर्ड हटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। Presence of
3D इलेक्ट्रॉन्स कर देता हूँ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया इंक्रीजेस और वो क्यों बढ़ गया देखो इन दोनों में तो चलो एक बार सेंटेंस पूरा कर लेता हूँ ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D 3D देखो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं दो वर्ड्स है ना एक तो होता है जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक क्या होता है अपना शील्डिंग इफेक्ट है ना ये साइज कम करना चाहता है और ये साइज बढ़ाना चाहता है तो अगर हमने ये बोल दिया कि ये पुअर हो गया तो अंडरस्टूड है फिर ये डोमिनेटिंग हो गया ठीक है आर्यवासन में तो यहाँ मैंने दोनों बातें लिख दी यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि इसके केस में न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया अब क्यों बढ़ गया क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया ठीक है या आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो गया जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है ये वाली बात मैं रिवर्स लिख देता हूँ एक काम करता हूँ ज्यादा सही रहेगा पहले शील्डिंग इफेक्ट को मेंशन कर देता हूँ ना ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D प्रिकॉशन 3D इलेक्ट्रॉन्स सर हाला एक सेकंड मुझे सर सेंटेंस एक सेकंड रुको बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाह चलो रहने दो ऐसे रहने देते हैं ठीक है सर बताइए आप किसी को पहले लिखो बोलो सर ये भी बताना जरूरी है कि डी का कम क्यों होता है शील्डिंग नहीं इफेक्ट। ये नहीं बताना कि डी का कम क्यों होता है ये नहीं बताना आपको है ना ठीक है डी ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट ये बात आप याद रखो ये आगे भी बार बार काम आएगी और जब वहां लिखा हुआ आएगा तो आपको मतलब अटपटा नहीं लगना चाहिए ऐसा कैसे बोल दिया बस है ना ये बात अपन याद रखेंगे डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो ये एक्चुअल ऑर्डर है साइज का मतलब कहाँ पर प्रॉब्लम आई है सिर्फ इसी जगह प्रॉब्लम आई है इसी जगह है ना अब देखना एक्सेप्शन आयोनाइजेशन एनर्जी में और ज्यादा आएगा ठीक है ये तो ध्यान रख लोगे आप और यही वर्ड्स लिख के आना है ना एक नंबर का ही आएगा क्वेश्चन वैसे तो स्कूल एग्जाम में तो एक नंबर का आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो 4-4 नंबर के भी क्वेश्चन आपको 4 के होते हैं मिनिमम क्वेश्चंस ठीक है चलो अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी तो साइज के रेसिप्रोकल है क्या करते हैं अपन इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना बाहर तो एक साइज के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो ये दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज है ना साइज अगर स्मॉलर है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है अपन को है ना तो अगर अपन को सिर्फ इसी के बेस पर अपन आंसर देना चाहें तो देखो क्या दोगे हालांकि उसमें भी एक्सेप्शन आने वाला लेकिन अपन थोड़ा सा आइडिया तो लगाएं तो इसकी साइज सबसे छोटी है राइट तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए थी है ना मतलब दिस शुड बी द ऑर्डर दिस शुड बी द ऑर्डर राइट ये होना चाहिए था ऑर्डर लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर भी है ना तो अपन एक काम करते हैं सीधा देखते हैं एक्सेप्शन क्या है तो ये तो बात लिख दी मैंने इन जनरल कि इन जनरल इट शुड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ये तो बात हुई इन जनरल है ना लेकिन एक्सेप्शन क्या आ गया बट एक्सेप्शनली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज मोर देन एल्यूमिनियम ये तो अपन को समझ में आ गया भाई गैलियम की आई की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है एल्यूमिनियम से ये वाली बात समझ जी में आई क्या है ना क्योंकि अब इसको अपन किसे समझा देंगे साइज के अकॉर्डिंग समझा देंगे और फिर साइज क्यों कम है वो समझाने की जरूरत नहीं है ठीक है अब लेकिन यहाँ पर एक और एक्सेप्शन दिख रहा है कि जरा एक बार चेक करें अपन ये थेलियम थेलियम है ना ये यहाँ पर आ गया ना इसकी सबसे कम ही होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से तो ना देखो अगर मैं ये वाला ऑर्डर लिखता हूँ ऐसे ऐसे बैंगन आलू गाजर इन थैली मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए था कहने का मतलब एक बार मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखता हूँ रुको डिक्रीजिंग लिखता हूँ अब ये वाला जो पैटर्न है ना ये भी बहुत सी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है आलू गाजर इन थैली
देखो ये तो बात हुई इन जनरल, ऐसा होना चाहिए था। अब ये तो एक्सेप्शन अपन को समझ में आता है, इसको तो अपन ने चलो करेक्शन कर लिया। क्या कर लिया करेक्शन कि ये हो गया। अब बात यहाँ खत्म नहीं हुई इसमें, है ना। अब इसमें फिर क्या हो गया कि ये जो थेलियम है ना वो जम करके कहाँ पहुंच गया, थेलियम जम करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर आ गया। हेलियम यहाँ पर आ गया भाई, यानी कि ये एक्चुअल ऑर्डर आ गया। गैलियम, एल्यूमिनियम, अब आदत इसको याद कैसे करेंगे अपन, है ना। इसका रीजन तो आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी सपोज पूछ ले तो बताओ क्या रीजन देना चाहोगे। आप अपनी तरफ से क्या रीजन सेट करोगे। जैसे उन्होंने ये पूछा कि थेलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों हो गई गैलियम से, तो बताओ अब तक इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली आपने, तो आप कुछ रीजन बता सकते हो यहाँ से। भाई रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब साइज फैक्टर के अकॉर्डिंग तो थेलियम की सबसे कम होनी चाहिए थी, राइट। बस थेलियम की साइज सबसे बड़ी है, तो फिर इसकी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इसकी गैलियम से ज्यादा कैसे हो गई, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट क्यों हो गया एज कम्पेयर टू गैलियम। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराओगे आप, शील्डिंग इफेक्ट या जेड इफेक्टिव, कौन सा वर्ड इंट्रोड्यूस करोगे। सर हम्म ये हो सकता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा हो गया हो। बस यही हो भाई, इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब उसका अपोज कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मना कौन करता है, जेड इफेक्टिव तो मना करता है। भाई जेड इफेक्टिव बढ़ गया होगा, तभी तो क्या हुआ होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ रिजल्ट पहले दे दिया आपको, आपसे ये नहीं कह रहे कि उनको अरेंज करो, अरेंज करके उन्होंने दे दिया, फिर आपसे रीजन पूछ रहे हैं। तो आप बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी पूछे तो, उसे अभी तक पूछा नहीं गया ये, तो आप बता दोगे कि जेड इफेक्टिव थेलियम का क्या होगा, ज्यादा होगा, इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। तो देखो इस ऑर्डर को रटने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, कैसे रटेंगे अपन। कोई ट्रिक फ्रिक बनाना खुद ही बना लोगे क्या। क्योंकि इसमें दो जगह एक्सेप्शन आ रहे हैं ना, यहाँ भी आ रहा है। साइज इन जनरल बात करें तो उसमें कितने एक्सेप्शन आ गए, देखो इन जनरल तो ये होना चाहिए था। अब इसको कैसे रटोगे, बना लोगे कोई ट्रिक खुद ही बना लोगे क्या इसका ऑर्डर की। देखो पिछले कई सालों से ये पूछा जा रहा है, अब चांस बनता है कि ये इसका ऑर्डर पूछ ले आपसे। चलो सर आप खुद बना लेना, कुछ भी ट्रिक बना लेना इसकी अपनी तरफ से, कुछ भी, है ना, बना लोगे। सर हम्म सर तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली, हाँ तो ये सर तो, फिर बोरोन की थीलियम से ज्यादा कैसे होगी। क्योंकि बोरोन की साइज सबसे छोटी है ना, तो न्यूक्लियस का फोर्स इस पर ज्यादा है, तो जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है। सर थीलियम का इतना कितना बढ़ता है कि ये सेकंड पे आ गया उछल के जंप करके। देखो जेड इफेक्टिव इस पे भी तो डिपेंड करता है ना, जेड इफेक्टिव दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, एक तो इस पे डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव, है ना। और दूसरा इस बात पे भी डिपेंड करता है ना कि जिस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है वो कितना पास है, समझ रहे हो। हाँ सर। भाई न्यूक्लियस से कितना पास है, शेल नंबर पे भी डिपेंड करता है। तो बोरोन की ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें शेल ही कम है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, फटाफट से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ से, अपनी तरफ, क्योंकि इसमें सेकंड शेल ही है शायद बोरोन में, तो इसलिए बोरोन में जेड इफेक्टिव ज्यादा है। फिर अपन कह रहे हैं कि थेलियम में भी जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो थेलियम में जेड इफेक्टिव ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, मतलब खींचने वाले प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गए, शेल भी बढ़ गए, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना वो भी तो ज्यादा हो गए, तो वो भी तो अपनी तरफ पुल करेंगे ज्यादा, ऐसे।
ध्यान रखिए बात। चलो बस ये दो एक्सेप्शन है इसमें, आगे इस चैप्टर में भी कोई एक्सेप्शन नहीं आने वाला है, ठीक है, होप सो। तो मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर कि आप इनको रट लेना, ये पूछा जाता है, ये वाला पार्ट अब पूछ रहे हैं लेटेस्ट ईयर में, करंट ईयर में ये पूछा जा रहा है क्योंकि इसमें 2 जगह एक्सेप्शन आते हैं, है ना, और ये तो है ही उनका फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। स्कूल एग्जाम में भी आता है ये, अगर आप लोगों ने 3rd चैप्टर का टेस्ट दिया होगा पीरियोडिक टेबल का, तो ये वाला क्वेश्चन आया ही होगा, ओके। चलो इसी को ट्रिक आप लोग बना लेना ना, मुझे तो मैं पता नहीं बनाऊंगा तो अजीब सी बनेगी, ठीक है। डेंसिटी में कोई नाटक नहीं है इसमें, शायद डेंसिटी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप बढ़ ही रही है ना। आप बताओ रीजन क्या है, नीचे जाने पर डेंसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि डेंसिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, किस किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो नीचे जाने पर जो मास में इंक्रीज आ रहा है ना, वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये सब यहां से क्वेश्चन बनता है, प्रॉपर्टी नंबर 5th, यहाँ से एक क्वेश्चन, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्योंकि अब चैप्टर में तो 2-3 टॉपिक, ये ज्यादा है नहीं टॉपिक, तो इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। सर हाँ बोलो। सर बस एस ब्लॉक में हमने जो डेंसिटी पढ़ी थी वो एस ब्लॉक की कम होती है, वो कम क्यों होती है औरों से? और उससे कम डेंसिटी नहीं का, डेंसिटी थोड़ी का होगा, मेल्टिंग पॉइंट का होगा, मेल्टिंग पॉइंट अदर एट से कम होता है, ऐसा का होगा, डेंसिटी नहीं कही होगी। नहीं सर, आपने नोट्स में भी ये लिख रखा है, डेंसिटीज ऑफ एल्कली मेटल्स आर क्वाइट लो एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। अच्छा ऐसे लिखा हुआ है क्या, तो फिर वहां पर साइज ज्यादा है उनके एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो साइज बड़ी होगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यस। भाई आप खुद भी कनेक्ट कर लो ना, भाई डेंसिटी कम है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी कम कब होगी, जब वॉल्यूम वाली टर्म बड़ी हो जाए, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो फिर अपन को थोड़ा दिमाग काम करेगा कि अच्छा हाँ, लेफ्ट वाले एलिमेंट्स की साइज तो बड़ी होती है, एस ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, तो साइज बड़ी होगी, तो बस ये वाला फैक्ट लिख के आ जाना, बिल्कुल सेट है यहाँ पर, ओके। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो तो अपन अच्छे से जानते ही है ना। अब ये जो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, वैसे आयनिक बॉन्ड बहुत ही कम बनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन कभी पूछ ले तो अपन बता देंगे क्या। ये जो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, दे रेयरली फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। तो पहले एक बार देखते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, जैसे मैं बोरोन की बात करूं या मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं, तो क्या होता है ये 1s2 2s2 2p6 3p1, है ना। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, एक चाहिए कैटायन और एक चाहिए एनायन। तो थोड़ा सा मुझे सोच के बताओ कि ये क्या बनाना चाहेगा, कैटायन बनाना चाहेगा या एनायन बनाना चाहेगा, अगर ये आयनिक बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड है तो कैसा बिहेव करेगा ये, एज ए कैटायन और एज ए एनायन। कैटायन। सर कैटायन। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में उनको 8 करने होते हैं अपने वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन, तो वो या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा। अब इसको अगर 8 करने आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या ये 8 हो गए, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये अगर वो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो 8 हो गए ना इसके पास, है ना, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई इसको 3 है ना तो 5 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दे, ऐसा तो होगा नहीं, तो 5 इलेक्ट्रॉन 11.5, ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो एल्यूमिनियम के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 एट, यार चेन नहीं है, वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन से 3, है ना। तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो कि पॉसिबल नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा इनको, तो एक ही ऑप्शन है इनके पास कि 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे। पहली बात समझ में आ गई क्या, तो ये कैटायन बनाते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये भी बहुत रेयर है, मतलब इट्स वेरी रेयर कि एल्यूमिनियम इस टाइप के आयन बनाए। किस टाइप के आयन बनाए,
बहुत कम मिलेगा अपन को ऐसा। ऐसा क्यों? जैसे बोरोन तो बिल्कुल ही नहीं बनाता, एल्यूमिनियम तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत बना लेता है, बोरोन कभी भी ऐसे नहीं करता। कभी आपसे पूछ ले कि वाई B3+ आयन इज अनस्टेबल, तो आप क्या कहोगे? या रेयरली फॉर्म्स, तो क्या रीजन बनाओगे आप? अभी भी जस्ट पढ़ा, उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है। So small size and its first 3 ionization enthalpies are very large. बस भाई, ये 3+ बनाने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहते हैं अपन? आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी कि 3 जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होगी ना, उनका सम बहुत ही ज्यादा आएगा, मतलब अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिलीज द 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो एनर्जेटिकली ये पॉसिबल नहीं ना इतनी सारी एनर्जी प्रोवाइड करना, इसलिए ये वाला आयन बहुत ही कम बनता है। या बोरोन रेयरली फॉर्म्स द आयनिक कंपाउंड्स। चलो फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं सभी आसानी से। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में ये वाली टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई है वैसे तो, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 13 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट का बॉन्ड्स के फॉर्म में क्या मतलब होता है? ये चार्ज होता है यहाँ पर कि उसके ऊपर कितना चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? उसके ऊपर कितना चार्ज है। बाकी यहाँ पर अपन देखेंगे वो ये कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उससे कनेक्ट करूंगा मैं इसको, है ना। अभी देखना मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका NH2 NP1, ये होता है। तो देखो ये ग्राउंड स्टेट में लिखा है मैंने, है ना, इन जनरल लिखा है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बॉन्ड बनाने में सिर्फ P का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करे, अगर बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करे, सिर्फ P का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, S वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करे ही नहीं, तो कितने बॉन्ड बनाएगा मुझे बताओ वो एलिमेंट? एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे एग्जांपल बात करो एल्यूमिनियम की, तो AlCl, तो AlCl अगर बनेगा तो उसमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी 1 होगी और ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? ये तो ग्राउंड स्टेट है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाए, है ना। तो क्या होगा? वो उसे अपन कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो ये एक बच गया यहाँ पर, है ना। अब ये जंप करके वहां गया, है ना, तो ये ऐसे हो गया। अब ये मत करना कि वो तो पहले नीचे स्पिन था तो अब स्पिन कैसे हो गया, है ना, वो स्पिन चेंज हो जाते हैं वो तो। ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। अब इसके पास 3 अनपेयर है, तो कितने बॉन्ड्स बना सकता है ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर? 3 बॉन्ड्स, है ना, यानी कि जैसे AlCl3 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर AlCl बनता है तो आपसे पूछे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो अपन पढ़ चुके हैं, इट्स अ काइंड ऑफ चार्ज। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका रूल है, तो इसका फाइंड करना है। तो क्लोरीन का क्या लेंगे? -1 इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा? +1। इस वाले केस में क्या आएगा? तो x - 3 इक्वल्स टू 0, तो कितना आएगा? +3। ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास, है ना। अब तो कोई अनपेयरिंग हो नहीं सकती ना, ठीक है, बस यही अनपेयर हो सकता है। यानी 2 ऑप्शन है ग्रुप 13 वालों के पास। कौन कौन से 2 ऑप्शन है? कि या तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे या फिर +3। ठीक है, +1 कब शो करेगा? जब कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? P वाले। ठीक है, +1 कब शो करेगा? When electrons of P orbital participate in the bond formation. +3 कब करता है? When electrons of both S and P participate in the bond formation. ये वाली बात समझ में आई क्या? देखो ये लिख भी रखा है मैंने यहाँ पर। If electron of only P subshell participate in bond formation, then +1 oxidation state is shown. और इसको अपन कह रहे हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर S और P दोनों के पार्टिसिपेट करेगा तो +3 शो करेगा, और उसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ हायर। तो अभी अपन ये 2 वर्ड्स यूज करेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लोअर का मतलब +1 और हायर का मतलब +3। ये ग्रुप 13 के लिए। ग्रुप 14 के लिए +2 +4 आएगा ऐसे। ठीक है, लोअर का मतलब ये नहीं कि हर बार +1 ही होगा,
वो डिपेंड करता है कौन से ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं। ओके, तो इस फैमिली के पास दो ऑप्शन है ना, ये जो कार्बन फैमिली सॉरी बोरॉन फैमिली है, इसके पास दो ऑप्शन है कि या तो ये +1 शो करे या फिर ये +3 शो करे या दोनों शो करे। तो फिर हमने देखा कि चलो कौन कौन सी शो करना पसंद करता है। तो अब हम इनमें वेरिएशन देखने जा रहे हैं। तो हमने ये नोट करा कि ये तो बड़े आराम से +3 शो करता है, ये भी बड़े आराम से +3 शो करता है, ये दोनों ही शो करता है। समझना, ये देखा गया है ना, पहले ये देखा गया, उसके बाद इसका रीजन सेट करा गया। और ये जो है ना थेलियम, ये सिर्फ और सिर्फ +1 ही शो करता है। दिस वी कम टू नो। तो मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सही है स्टेटमेंट? क्या कहा है मैंने कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सही है क्या? यस सर। या मैं इसको अदर वर्ड्स में कह दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो भी सही है। तो अब अपन ये जानना चाहते हैं कि जो थेलियम है ना, ये +1 तो बड़े आराम से शो करता है, लेकिन ये +3 शो क्यों नहीं कर पाता, ये हम जानना चाहते हैं, है ना। सर तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यही है कि उसने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं। हाँ, कितने बॉन्ड बनाए, है ना, और उसके बेस पर आपने वो X करके चार्ज निकाल लिया। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गया कि +3 शो नहीं कर रहा, मतलब डेफिनेटली कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। +3 शो करने के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है? एस एंड पी। S and P, है ना भाई। +1 शो करने के लिए सिर्फ P इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, +3 शो करने के लिए बोथ S and P इलेक्ट्रॉन शुड पार्टिसिपेट। तो हम ये कहेंगे कि ये जो थेलियम है ना, ये +3 शो इस वजह से नहीं शो कर रहा है क्योंकि इसके जो S इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ये अनपेयर ही नहीं होना चाह रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाते, मतलब यहाँ ये स्टेट आ जाती, तब तो आराम से हो जाता है ऐसा कुछ, बट दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन थेलियम। थेलियम के अंदर ऐसा नहीं होगा। बॉन्ड कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ यही बनाएगा। ठीक है, इसी वजह से इसमें +3 अवेलेबल नहीं है। ओके, आदिवासन में। तो अब अपन ये जानते हैं कि ऐसा क्यों, कि S वाले इलेक्ट्रॉन क्यों जंप करके वहां नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, क्यों एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा रहे हैं थेलियम के अंदर, उसका रीजन अपन ढूंढते हैं। ठीक है, तो एक बार अपन थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखे। तो देखो थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 3 4 सॉरी 2 3 4 5 6, इस थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 6s2 6p1। ये होगा, समझ लेना, देखो इसको एक बार में समझ लेना। एक सेकेंड। अब देखो इसमें पहले बताओ d ऑर्बिटल अवेलेबल होगा क्या थेलियम में? यस सर। तो इसमें 5d फुली ऑक्यूपाइड होगा, इसमें f भी अवेलेबल होगा, यस सर। है ना। तो यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट में रहता है, कहने का मतलब ये जो s इलेक्ट्रॉन है ना, ये जंप करके वहां नहीं जा रहा p में। अब वो क्यों नहीं जा रहा है, उसका रीजन समझना कि इससे पहले कौन भरा हुआ है, s से पहले कौन ऑक्यूपाइड है, 4f5d और इनका कौन सा इफेक्ट होता है, पुअर। शील्डिंग। तो शील्डिंग पुअर होगा तो क्या बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव। Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो ये जो S इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा जाएंगे या बाहर की तरफ ज्यादा जाएंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनको जल्दी पुल कर लेगा, तो न्यूक्लियस ने इनको अपनी तरफ पुल कर लिया, तो एक्साइट नहीं हो पाएंगे। एक्साइट होने का मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाना, है ना, अनपेयर होगा तभी तो बॉन्ड बनाएगा। तो ये अवेलेबल हो पाएंगे क्या बॉन्डिंग के लिए, ये एक्साइटेड स्टेट में जा पाएंगे S इलेक्ट्रॉन्स अगर ये बढ़ गया तो? नो सर। तो बस यही बात अपन को क्लिक करनी चाहिए वहां पर कि भाई ये +1 ही शो कर रहा है क्योंकि इसके S इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको किसने बांध लिया, इन S इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है, Z इफेक्टिव ने। Z इफेक्टिव ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें F और D होते हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। ये बात आपको लिखेंगे। अब इसके लिए टर्म यूज करी गई है कि जो S इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे ना बॉन्डिंग पार्टिसिपेट, ये जो सारी कहानी हुई, इसको एक नया नाम दिया गया। क्या नया नाम दिया गया इसको? इसको नाम दिया गया इनर्ट पेयर इफेक्ट।
इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। इनर्ट का मतलब कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना या बॉन्ड नहीं बनाना। पेयर, तो देखो ये s वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में, ये अनपेयर नहीं हो रहे। अनपेयर का मतलब ये जम करके यहाँ आ जाए, उसे कहेंगे ना अनपेयरिंग। तो ये अनपेयर हो ही नहीं रहे, ये पेयर के फॉर्म में रहना चाह रहे हैं। तो ये टर्म पर्टिकुलर किसके लिए डिफाइन करी गई है? ये s इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफाइन करी गई कि s इलेक्ट्रॉन इनर्ट रह रहे हैं, s इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये टेंडेंसी क्या कहलाती है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो उसके बारे में मैंने ये सब कुछ लिख रखा है, एक बार आप रीडिंग लगा लो उसमें से। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ये लिख दिया मैंने, एक बार मैं इसमें कुछ चेंज करना कर लेता हूँ। सर इसमें 5d और 4f क्यों इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड थे? 5d और 4f इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड क्यों थे? फुली फिल्ड होते हैं ना थेलियम में, तो फुली फिल्ड होते हैं पूरे सर ये भरे। कैसे पता चला? अरे यार भाई ये देखो, ये देखो थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन ये रहा ना, कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा ना अपन को। देखो 4f पूरी फुली ऑक्यूपाइड है, d भी फुली ऑक्यूपाइड है। ठीक है, सर ये बट आपने लिखना सिखाया ही नहीं इनका। चलो ये सिखा दूंगा बस। वैसे आप याद रखो जो लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं ना, लास्ट वाले बॉटम वाले, उनमें तो d और f पूरा भरा होगा। ठीक है ना, उनमें तो d और f पूरा ही भरा होगा। अगर अपन पीवलॉग एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं ना, तो उसमें d और f अगर अवेलेबल है ना, तो वो फुली ऑक्यूपाइड होगा। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा पढ़ने में आ रहा है ये, थोड़ी या जूम करूं थोड़ा सा, टाइम हो रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, है ना। एक सेकंड, क्या लिख दिया टाइम हो गया क्या? टाइम तो नहीं हुआ। कि टेंडेंसी ऑफ वैलेंस एस सबशेल इलेक्ट्रॉन नॉट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमें समझ में तो आ गया क्या होता है, लेकिन अपन को लिखना भी तो आना चाहिए ना। तो एस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में इसकी डेफिनेशन है कि एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते ना